वीरता के लिए भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उनकी शानदार टेक्निक को दूसरे भारतीय सैनिकों ने भी अपनाया और 97 पाकिस्तानी टैंकों को डिस्ट्रॉय कर यहाँ एक बड़ी जीत हासिल कर ली। भारतीय सेना की शौर्य गाथाओं के लिए मशहूर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस लार्जेस्ट टैंक बैटल को बैटल ऑफ असल उत्तर के नाम से जाना जाता है, जिसने इस वॉर की दिशा को काफी हद तक भारत के पक्ष में कर दिया था। वहीं लाहौर के पास मौजूद बुर्की को भी अपने कंट्रोल में लेने के लिए भारतीय सैनिकों की कोशिश रंग ले आई थी और उन्होंने 9 सितंबर तक बुर्की मोर्चे के अधिकांश हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया था। इस जीत के बाद भारतीय सेना ने यहाँ से पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया और उनके बंकर को तहस नहस कर अपने विजय के प्रतीक के रूप में वहाँ तिरंगा फहरा दिया। कई महत्वपूर्ण मोर्चों पर जीत से उत्साहित भारतीय सेना अपने अगले टारगेट सियालकोट की तरफ मूव कर गई। 10 सितंबर को भारतीय सेना की फर्स्ट आर्मर्ड ब्रिगेडियर खेमकरण सिंह और मेजर भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में सियालकोट के फिलौरा पर आक्रमण कर दिया। इस मोर्चे पर भारतीय सेंचुरियन टैंक और पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स आपस में भिड़ गए। भारतीय सैनिकों को पैटर्न टैंक्स को खत्म करने का तरीका पता चल चुका था, इसलिए उन्होंने यहाँ भी बैटल ऑफ असल उत्तर की टेक्निक को अपनाते हुए 11 सितंबर तक 66 पाकिस्तानी टैंकों को पूरी तरह से बर्बाद कर बैटल ऑफ फ्लोरा को भी जीत लिया। लेकिन इस जीत में जहाँ कई इंडियन सोल्जर्स की कुर्बानी शामिल थी, तो वहीं सबसे अहम भूमिका निभाने वाले मेजर भूपेंद्र सिंह भी इसमें बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे। ट्रीटमेंट के लिए जब उन्हें दिल्ली लाया गया तो खुद लाल बहादुर शास्त्री उनसे मिलने गए थे। शास्त्री जी को देखते ही मेजर भूपेंद्र सिंह की आंखों से आंसू निकल आए। जब उनसे शास्त्री जी ने इसका कारण पूछा तो उनका जवाब था कि आंसू मेरे दर्द के लिए नहीं, बल्कि खड़े होकर अपने प्राइम मिनिस्टर को सैल्यूट ना कर पाने की वजह से हैं। मेजर भूपेंद्र सिंह को बचाया नहीं जा सका और बाद में उनकी बहादुरी के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। जारी युद्ध के बीच भारत डिप्लोमेटिक लेवल पर भी इस युद्ध का आकलन कर रहा था। दरअसल यूएन सीज फायर कर इस युद्ध को रोकना चाहता था, लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों ही इसके लिए राजी नहीं थे। दोनों देशों को सीज फायर के लिए राजी ना होता देख यूएन सेक्रेटरी जनरल ह्यू थान दोनों देशों का दौरा कर युद्ध रोकने का प्रयास कर रहे थे। यूएन के सीज फायर के प्रपोजल को ध्यान में रखते हुए 13 सितंबर को शास्त्री जी ने कैबिनेट और सभी सेना प्रमुखों के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग की, जिसमें यह चर्चा हुई कि अगर भारत सीज फायर के लिए राजी हो जाता है तो इससे देश को कितना फायदा होगा और कितना नुकसान। भारत उस समय काफी अच्छी पोजीशन में था और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके कई इलाकों को जीत लिया था। इसलिए कैबिनेट ने शास्त्री जी को सीज फायर न करने की सलाह दी। इस वजह से भारत ने यह युद्ध जारी रखने का निर्णय लिया। तब तक भारतीय सेना सियालकोट सेक्टर के चाविंडा को अपने कब्जे में लेने के लिए कूच कर चुकी थी। 14 सितंबर को भारतीय सेना ने लेफ्टिनेंट कर्नल टारापोरे की अगुवाई में चाविंडा पर हमले शुरू कर दिए। यहाँ कई दिनों तक घमासान लड़ाई चलती रही, लेकिन जीत हार का फैसला नहीं हो सका। दोनों ही ओर से सैकड़ों सैनिक अपने देश के लिए शहीद हो गए, जबकि सैकड़ों टैंक धराशायी हो गए। इंडियन आर्मी चीफ JN चौधरी चाविंडा पर कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि ये लोकेशन लाहौर और सियालकोट को कनेक्ट करती है। यहाँ इंडिया की जीत से पाकिस्तान अलग थलग पड़ जाता और उसे इंडिया की शर्तों पर नेगोशिएशन के लिए राजी होना पड़ता। भीषण युद्ध के बीच यूनाइटेड नेशन ने 20 सितंबर को रेजुलेशन 211 पास कर एक बार फिर दोनों देशों से सीज फायर करने की अपील की। उसी दिन यूएन की मांग को ध्यान में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री आर्मी चीफ JN चौधरी से मिले और पूछा कि अगर ये युद्ध कुछ दिन और यूं ही चलता रहा तो क्या भारत को एक शानदार जीत मिल सकती है। 13 सितंबर को अपनी जीत को लेकर श्योर JN चौधरी उस दिन कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाए। ये वॉर पूरी तरीके से किसी के पाले में तो नहीं था, लेकिन इसमें भारत को बढ़त जरूर हासिल थी। इस वॉर के चलते जहां पाकिस्तान के कंट्रोल में इंडिया की 550 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी थी, तो वहीं भारत पाकिस्तान के 1920 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को अपने कब्जे में ले चुका था। इस बढ़त के बावजूद ऐसे बहुत से फैक्टर्स थे जो इस वॉर पर इम्पैक्ट डाल रहे थे। ये वजह इतनी बड़ी थी कि वॉर में अपर हैंड होने के बाद भी भारत ने यूएन द्वारा प्रपोज किए सीज फायर को पाकिस्तान से पहले एक्सेप्ट कर सबको हैरानी में डाल दिया। जीत की स्थिति में होने के बावजूद भारत का सीज फायर एक्सेप्ट करने के पीछे कई कारण थे। पहला मेन रीजन देश की इकोनॉमिक कंडीशन थी। 3 साल में 2 युद्ध करने से भारत की इकोनॉमिक कंडीशन काफी खराब हो गई थी और युद्ध लंबा खींचने से यह स्थिति और भी खराब हो सकती थी। वॉर की वजह से देश के लगभग हर सेक्टर पर काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा था। यह वो समय था जब वीट की सफिशिएंट सप्लाई तक के लिए भारत अमेरिका के PL 480 स्कीम पर डिपेंडेंट था। भारत के इस तरह युद्ध में शामिल होने से अमेरिकन प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन गेहूं के एक्सपोर्ट को रोकने की धमकी देते रहते थे। जारी युद्ध और अमेरिकी धमकियों से भारत में खाने पीने के सामानों की कीमतें आसमान छूने लगी थी। वहीं 1962 के युद्ध के बाद भारत का डिफेंस बजट काफी बढ़ गया
गया था। 1964 में चाइना द्वारा न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद भारत ने भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया था, जिससे डिफेंस बजट बढ़कर गवर्नमेंट के कुल स्पेंडिंग का करीब 28% तक पहुंच चुका था। युद्ध लंबा खींचने से ये स्पेंडिंग और भी बढ़ सकती थी, जिससे देश की इकोनॉमिक कंडीशन काफी खराब हो सकती थी। ऐसे हालात न बन जाएं, इस वजह से फाइनेंस मिनिस्टर तिरुवल्लुवर कृष्णमाचारी और फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर चिदंबरम सुब्रमण्यम समेत कई मिनिस्टर द्वारा प्रधानमंत्री शास्त्री जी को सीज फायर एक्सेप्ट करने की सलाह दी गई थी। सीज फायर एक्सेप्ट करने के पीछे दूसरा कारण इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पर डिप्लोमेटिक रूप से अकेला पड़ना था। इस लड़ाई के दौरान दुनिया का कोई भी देश खुलकर भारत के सपोर्ट में नहीं आया था। यहाँ तक कि सोवियत यूनियन भी उस समय न्यूट्रल बना हुआ था और भारत पर सीज फायर एक्सेप्ट करने के लिए डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल रहा था, जबकि पाकिस्तान के साथ अमेरिका और चाइना खड़े थे। चाइना तो कई बार इस युद्ध के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराकर क्रिटिसाइज कर चुका था और बीच युद्ध में बॉर्डर पर अपनी सेना को मोबिलाइज कर सीमा पर गोलीबारी कर रहा था। तीसरा रीजन ये था कि इस युद्ध में 14 सितंबर के बाद भारत को कोई बड़ी जीत हासिल नहीं हुई थी। फिलोरा पर जीत हासिल करके भारतीय सेना चाविंडा को जीतने के मकसद से आगे बढ़ी थी, लेकिन यहाँ 5 दिन की घमासान लड़ाई के बावजूद भी भारतीय सेना इसे अपने कब्जे में नहीं ले पाई थी। इसके अलावा सीज फायर को एक्सेप्ट करने के पीछे चौथा कारण आर्मी चीफ JN चौधरी द्वारा बताए गए गलत आंकड़े को माना जाता है। युद्ध के बीच UN के 20 तारीख वाले सीज फायर प्रपोजल को लेकर जब लाल बहादुर शास्त्री अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स और आर्मी चीफ से एक्सेप्ट करने को लेकर राय मशवरा कर रहे थे, तब आर्मी चीफ JN चौधरी ने उन्हें लड़ाई खत्म करने की सलाह दी थी। उन्होंने बिना वेरीफाई किए उनसे कहा था कि भारतीय सेना के वेपन्स लगभग खत्म होने की कगार पर हैं, जबकि वास्तविकता में उस समय भारत ने अपने वॉर रिजर्व का केवल 14% हिस्सा ही इस्तेमाल किया था। भारत द्वारा सीज फायर एक्सेप्ट करने की पहल के पीछे पांचवी वजह यह थी कि UN, अमेरिका और सोवियत यूनियन की तरफ से भारत और पाकिस्तान दोनों देशों पर सीज फायर का प्रेशर बनाया जा रहा था। ऐसे में शास्त्री जी का मानना था कि भारत अगर आगे से सीज फायर डिक्लेयर करेगा तो इससे इंटरनेशनल लेवल पर एक अच्छा मैसेज जाएगा और ये भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक जीत होगी। उनका अनुमान ये भी था कि इसके बाद भी पाकिस्तान सीज फायर करने में आनाकानी करेगा तो ऐसे में पाकिस्तान द्वारा युद्ध जारी रखने पर उसके हमलों का भारतीय सैनिकों द्वारा मुंह तोड़ जवाब देना जारी रखा जाएगा। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए भारत ने 21 सितंबर को सीज फायर एक्सेप्ट कर युद्ध पर विराम लगाने की पहल कर दी। जैसा कि शास्त्री जी का अनुमान था कि इंडिया के सीज फायर एक्सेप्ट करने के बाद भी पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी नहीं हुआ, जिसके बाद भारतीय सेना भी लड़ाई जारी रखते हुए डोगराई को फिर से अपने कब्जे में लेने के लिए आगे बढ़ गई, जिससे यहाँ इंडियन मिलिट्री के इतिहास की सबसे ब्लडिएस्ट बैटल की शुरुआत हो गई। ब्रिगेडियर डेसमंड हेडे ने अपनी सैन्य टुकड़ियों के साथ 21 सितंबर की रात को ही डोगराई पर जोरदार और निर्णायक हमला कर दिया। डोगराई इचोगिल कैनाल के पूर्वी किनारे पर अमृतसर लाहौर ग्रैंड ट्रंक रोड पर सिचुएटेड है, जो स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट था। डोगराई को अपने कब्जे में लेने से भारत इस जंग में और भी अच्छी पोजीशन में पहुंच जाता। 6 सितंबर के बाद से भारतीय सेना इसे फिर से जीतने के कई प्रयास कर चुकी थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई थी। पाकिस्तान ने यहाँ अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इस मोर्चे पर उसके सैनिक तादाद में भारतीय सैनिकों से लगभग डबल थे। वहीं जगह जगह पाकिस्तानी टैंक्स तैनात थे। इसलिए डेसमंड हेडे ने यहाँ जीत हासिल करने के लिए अपनी सेना का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि एक भी आदमी पीछे नहीं हटेगा, जिंदा या मुर्दा, अब हम सब डोगराई में ही मिलेंगे। अपने कमांडर के जोशीले अंदाज से भारतीय सेना के मनोबल में काफी बढ़ोतरी हुई और रात के करीब 12 बजे अंधेरे का फायदा उठाकर भारतीय सैनिकों ने 2 अलग अलग दिशाओं से डोगराई को घेर लिया। पहली बार में भारतीय सैन्य टुकड़ी को कुछ खास सफलता हाथ नहीं लग सकी, क्योंकि पाकिस्तान की सेना यहाँ पहले से ही ट्रेंचेस में छुपी हुई थी और वहीं से ही भारतीय सेना पर लगातार हमले कर रही थी। भारतीय सेना के लिए उन्हें खाइयों से निकालना जरूरी था, इसलिए जल्द ही 3 जाट रेजिमेंट के वीर सपूत खाइयों में घुस गए, जिसके बाद बंदूकों और गोले बारूद से लड़ी जा रही लड़ाई अब हाथों और पैरों से भी लड़ी जाने लगी। कई घंटों तक दोनों सेनाओं के बीच हाथापाई चलती रही। इस दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कमांडर सहित उसके 108 सिपाहियों को जिंदा पकड़ लिया। दोनों ओर से सैकड़ों जवान शहीद हो गए। भारतीय सेना ने 308 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया, जबकि बदले में भारत के 86 सैनिकों को भी अपने देश के लिए कुर्बान होना पड़ा। इसी के चलते 22 सितंबर की सुबह 6 बजे तक भारतीय सेना ने डोगराई पर कब्जा कर वहां भारतीय तिरंगा फहरा दिया। भारत अब लाहौर को जीतने के एक कदम करीब पहुंच चुका था और इसके लिए यहाँ अपने टैंकों को मोबिलाइज भी करना शुरू कर दिया था। भारत की इस जीत से पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। पाकिस्तान पहले ही अपने काफी इलाके भारत के हाथों गवा बैठा था। उसके लिए कहीं सिचुएशन और वर्ष ना हो जाए, इसलिए अयूब खान भी सीज फायर के लिए राजी हो गए। दोनों देशों के द्वारा सीज फायर एक्सेप्ट करने के अगले ही दिन 23 सितंबर को दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने देश की ओर कूच करने लगी और इसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लड़ी गई सबसे भीषण लड़ाई खत्म हो गई।
इस लड़ाई में भारत से मिली हार के बाद अयूब खान इतने निराश थे कि एक बार अपने कैबिनेट के साथ बैठक में उन्होंने कहा था कि एक बात मैं साफ कर देता हूँ कि पाकिस्तान 50 लाख कश्मीरियों के लिए 10 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी को कभी खतरे में डालने की गलती नहीं करेगा। सीज फायर के करीब 3 महीने बाद जनवरी 1966 में पीस टॉक के लिए लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ताशकंद में मुलाकात करते हैं, जहां दोनों के बीच ताशकंद एग्रीमेंट हुआ। इस समझौते में दोनों देशों ने युद्ध के दौरान अरेस्ट किए गए सैनिकों को लौटाने और कब्जाए क्षेत्रों को वापस करने का फैसला किया। लेकिन इस समझौते के जस्ट अगले ही दिन 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। उनकी डेथ से पूरे भारत में शोक की लहर थी और हर कोई उनकी इस अचानक से हुई मौत का कारण जानना चाहता था। बाद में उनकी मौत के पीछे हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन कई एक्सपर्ट समेत भारत का एक बड़ा वर्ग आज भी इसको झूठ मानता है और दशकों से उनकी डेथ के पीछे किसी साजिश का अंदेशा जताया जाता है। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस में उस वक्त सेकेंड इन कमांड रहे रॉबर्ट क्राउली ने अपने एक इंटरव्यू में कन्फेस किया था कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत के पीछे CIA का हाथ था। इसके बारे में ग्रेगरी डगलस की बुक कन्वर्सेशन विद द क्रो में भी डिटेल से डिस्क्राइब किया गया है। भले ही शास्त्री जी हमें छोड़कर चले गए, लेकिन वे अपने पीछे 1965 वॉर में अपने साहसिक और मजबूत इरादों की महान यादें छोड़ गए, जिनकी बदौलत भारत ने पाकिस्तान के लाहौर और सियालकोट तक जीत हासिल कर ली थी। पाकिस्तान को भारतीय सीमा से उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया था। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपकी क्या राय है इंडिया पाकिस्तान के बारे में। जय हिंद।